से ये बात आई है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति कल सुबह देश को संबोधित करेंगे, तब से इस बात के अटकलें काफ़ी तेज हो गई। क्या वो ईरान वॉर को ख़त्म करने का ऐलान करने वाले हैं क्या? ब्रेक पे जाने से पहले कई पहलुओं पर चर्चा हुई, लेकिन एक बात जो बड़ी काम की निकल कर सामने आई तनेजा साहब की, कि वो क्या बोलते हैं उसको छोड़ दीजिए, क्या करते हैं उस पर नज़र डालनी है और क्या करेंगे इसी पर सबकी नज़रें रहेंगी। क्योंकि ट्रंप के ऐलान के बावजूद वहाँ पे धमाकों की आवाज़ सुनाई दी जा रही है। उस पूरे क्षेत्र में मिसाइलें जा रही हैं, अभी भी गिर रही हैं, हमले हो रहे हैं, ड्रोन से अभी भी हमले किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि सीज फायर हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा, थोड़ी जल्दीबाजी होगी, जब तक कि कुछ ऐसा हो नहीं जाता तो। लेकिन एक चीज़ और, ट्रंप जिस तरीके से बैकफुट पे आते जा रहे हैं, तो क्या ये भी संभव है क्या कि ट्रंप या अमेरिका इस पूरे युद्ध से बाहर निकल जाए और इजरायल टिका रहे और इजरायल और ईरान के बीच में क्षेत्रीय संघर्ष बन के रह जाए? ये एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब और नरेश कौशिक साहब, इन दोनों पे आपका जवाब चाहूंगा। पहले स्वर्ण सिंह साहब, आप। पहली बात तो ये देखें कि यदि आप पहले और दूसरे कार्यकाल को देखें राष्ट्रपति ट्रंप के, तो वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी बात करते हैं और उसको या तो भूल जाते हैं या उससे मुकर जाते हैं। उनका पहला चुनाव आप देखें मेक्सिको के साथ एक बड़ी दीवार बनाने को लेकर था, जिसके लिए मेक्सिको खर्चा करेगा, ऐसा वो कहते थे। तो एक के बाद एक चीजें ऐसी हैं जिससे हो सकता है कि आपने बार बार देखा कि वो चाहे टैरिफ की बात हो, सैंक्शंस की बात हो, अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, वो लगातार इस तरह के अल्टीमेटम खुद ही इशू करते हैं, फिर खुद ही उसकी जो बढ़ा देते हैं उसकी समय सीमा। एक तरह से पहले अभी हॉर्मुज के बारे में कहा 48 घंटे में आप इसको यदि खोला नहीं छोड़ेंगे तो हम आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने खुद ही अब अल्टीमेटम 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया है खुद ही। तो ये उनका, यदि हम कहें कि यदि वो कहते क्या वो ना ध्यान दें, करते क्या है उस पर ध्यान दें, तो ये सब वो करते हैं। और ऐसा संभव है कि अचानक वो एक दिन या कल, जैसे आप आज शाम को अमेरिका में वो जो भाषण देने वाले हैं, वो कह दें कि हमने जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, मिसाइल कैपेबिलिटी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो हमने खत्म कर दी है। पर क्या इजराइल सरवाइव कर सकता है या लड़ सकता है ईरान के साथ यदि अमेरिका पीछे हटता है? ये संभव नहीं है, क्योंकि इजराइल चाहे तकनीक में बहुत आगे हो, पर उसकी जनसंख्या ईरान की 10 गुना जनसंख्या है। ईरान एक पुरानी सभ्यता है, उसका जो नरेटिव है बहुत अलग है, उसकी ज्योग्राफी बहुत उसके फायदे की है। तो इसलिए इजराइल की जो चिंता है ईरान से वो ज्यादा बड़ी है। अमेरिका की चिंता केवल ईरान की चिंता नहीं है। अमेरिका की चिंता है कि जब वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी मिल गई उसको 10 या 15 साल पहले, तो वो खुद ही एक तेल का बड़ा निर्यातक बन गया और खाड़ी के देशों से उसका जो ध्यान था थोड़ा सा हट गया और उसी के दौरान चीन वहां पहुंचा और चीन ने अपने वर्चस्व बनाने की कोशिश की। पर आज राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि चीन की सबसे कमजोर जो कड़ी है वो उसका तेल का आयात है, और पूरे विश्व में यदि वो तेल के संसाधनों पर काबू कर लेंगे तो चीन की जो तरक्की उन्नति है, उदय है, उसको रोक सकेंगे। पर हुआ उसका उल्टा। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी जो है वो ईरान को धमका नहीं पा रही, युद्धपोत वापस जा रहे हैं। और उसका उल्टा ईरान, जो मैंने जैसे कहा कि 2% निर्यात करता था विश्व का तेल में, उसने वहां के 20% तेल के निर्यात को रोक लगा दी है। तो जो भू राजनीति है वो एकदम नया अध्याय एक तरह से शुरू हो रहा है। ये शायद राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इसीलिए वो या तो समझ रहे हैं, लेकिन इस नए अध्याय में निकला जाए। बिल्कुल समझ गए भी होंगे, तो समझ के फिर निकलना कैसे, ये बड़ा चैलेंज है। आज उनको बेजिंग जाना था। जी, नरेश कौशिक साहब, वहां भी नहीं जा पाए। नए अध्याय में वो कैसे फिट बैठेंगे, उनको अमेरिकी राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा जो एक सवाल लेके मैं गया था स्वर्ण सिंह साहब के पास, कि क्या ऐसा संभव है कि इजरायल को अकेला छोड़ के अमेरिका निकल जाए, इजरायल टिका रहे? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे बड़ा नाइटमेयर
मुझे अब इजराइल के ही लिए लगता है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के राष्ट्रपति को इसमें तैयार किया था। 40 साल की तैयारी के 40 साल से वो कोशिश कर रहे थे कि कोई तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनके साथ मिलकर ईरान पर हमला करे। वो ट्रंप को मनाने में कामयाब हो गए। और सबसे बड़ा जो खतरा इजराइल को लगता है वो अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। उसी परमाणु कार्यक्रम जिससे 2015 में ट्रंप बाहर निकल गए थे नेतन्याहू के कहने पर। वही परमाणु कार्यक्रम जिसको लेकर अमेरिका ने ईरान पर पिछले साल जून में बहुत भारी हमले किए थे। इसके बावजूद वो हथियार कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। वो एनरिच्ड यूरेनियम जो है कोई 450 किलो से ज्यादा इस्फहान में मौजूद है। तो सबसे बड़ा नाइटमेयर अब इस समय इजराइल के लिए ये है कि इजराइल के लिए उसका क्या होगा, उसको आप कैसे निकालेंगे। अब इस समय जो वहां पर रिजीम है वो ज्यादा कट्टरवादी है। वो तो अब इस यूरेनियम से बम बनाने की कोशिश कर सकता है। इससे कैसे निपटेंगे? अगर अमेरिका इस युद्ध से निकल जाता है तो इजराइल अकेला ये मुकाबला नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, जैसा तनेजा जी मुकाबला ने कर ही कहा, नहीं हाँ, हाँ। जो जो जी, अपनी बात पूरी नरेंद्र करिए। तनेजा जी ने जो बात कही थी कि ईरान अब जो है घायल शेर की तरह से है और वो ज्यादा कट्टरवादी है। और वो दरअसल अपने जो खाड़ी के जो दूसरे देश हैं उनके लिए और बड़ा खतरा बनेगा। चाहे वो कोई उतनी बड़ी पावर ना हो, लेकिन आपको याद होगा ईरान ने जब इराक के साथ जब वो लड़ाई हुई थी तो सद्दाम हुसैन ने उनकी 2 साल के अंदर अंदर काफी जमीन हड़प ली थी। वो उन्होंने छुड़ा ली, लेकिन जमीन छुड़ाने के बाद भी ईरान ने वो लड़ाई 6 साल तक और ज्यादा आगे रखी थी। तो ये ईरान ये लड़ाई खत्म करेगा, इस पर अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगता है कि खाड़ी के देशों के लिए ही नहीं, इजराइल के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ये बड़ा संकट अभी बना रहेगा। नहीं तो नहीं, सिर्फ मतलब ट्रंप के कहने से लड़ाई बड़ी बात खत्म आपने होने कही वाली है। कि ये हाँ सिर्फ ट्रंप के कहने से युद्ध खत्म होगा ये जरूरी नहीं है। ट्रंप अगर युद्ध खत्म करने का ऐलान भी करते हैं तो क्या ईरान खत्म करेगा युद्ध? ये भी एक बड़ा सवाल उठेगा। नरेंद्र तनेजा साहब। नहीं, देखिए लक्ष्मण, जो पूरी नई व्यवस्था बन रही है, देखिए एक तो बात तय हो गई कि 20% ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हड़कंप मच गया। मतलब तेल की जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, इसकी धुरी आज भी तेल है और 20 साल तेल रहने वाली है। अब जो पूरा मध्य पूर्व जिसको हम पश्चिम एशिया बोलते हैं, उसकी अहमियत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो हमको ये समझना होगा। और अमेरिका वहां से कमजोर हो जाता है और ईरान जो है बड़ी ताकत है अपने हिसाब से, तो आप एक घायल शेर वहां छोड़ करके जा रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल को यह पता है कि उसके सामने कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ईरान से उनकी जो लड़ाई है वो और बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के जो अब ये सीज फायर कर भी दे ट्रंप साहब, और ट्रंप साहब का टर्म भी खत्म हो जाए, लेकिन जो पूरा मिडिल ईस्ट है जितना विस्फोटक पहले था उससे अब दुगना विस्फोटक हो जाएगा, अगर आप दुनिया की जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। दूसरा मैसेज अभी बिल्कुल क्लियर चला गया है हर देश के लिए, और यह तैवान के लिए खास तौर से, कि अगर आपके पास आणविक हथियार नहीं है तो आपका वो हाल किया जा सकता है जो ईरान का हुआ। ईरान तो बच गया, तैवान नहीं बच पाएगा। अब हर देश की कोशिश होगी कि भैया न्यूक्लियर वेपन्स लो। और दुनिया का जो पूरी इंडो पैसिफिक, आर्कटिक के अंदर मैं 1 साल आर्कटिक में रहा हूं, और अभी मैं 3 महीने पहले ही आर्कटिक में था। मुझे पता है आर्कटिक में क्या हो रहा है। लेकिन अभी पूरी दुनिया के अंदर जो है एक बार दोबारा मिडिल ईस्ट की अहमियत बढ़ी है। इंडो पैसिफिक नया फ्रंट होगा, और वहां पे तैवान को मैसेज चला गया है कि भैया आप कैसे भी न्यूक्लियर वेपन्स लो। जापान को यही मैसेज गया है, साउथ कोरिया को यह गया। तो इसलिए जो नई दुनिया की व्यवस्था बन रही है, अब वो काफी अलग किस्म की होगी, और उसके अंदर जो है मल्टीपोलैरिटी आएगी। लेकिन साथ में ये भी है कि भारत जैसे देशों के लिए चुनौतियां भी बढ़ेंगी, खासतौर से मध्य पूर्व में, और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। और हमारा ये अब तक का रवैया कि हम दूसरे देश में नहीं जाएंगे, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं भारत को अपनी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो डॉक्ट्रिन जो है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये डॉक्ट्रिन हमें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि मेजर जनरल के सिन्हा साहब कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जो कि हम दूरी बना कर रखेंगे, ना तो दोस्ती ना तो बैर वाली स्थिति हम नहीं रखेंगे, अब हमको इसे बदलना पड़ेगा। देखिए लक्ष्मण साहब,
2015 के पहले हम ईरान से बहुत तेल लिया करते थे और रुपए में आदान प्रदान होता था। तो और वो हमने ट्रंप के पहले टर्म में आने के बाद हमने इसको बंद किया है। आपको पता होगा कि प्रेशर था, उन्होंने हमें काटसा लगाने की बात की, हम लोग उस समय 400 करे, तो बहुत सारी चीज़ें थे और भारत ने कहीं उसके दबाव में आकर के इसको मान लिया। तो ईरान के साथ ऐसा नहीं है कि हमारे संबंध बहुत ही ख़राब हैं। मेरा ये मानना है कि आज के दिन में हम एक ये कहें, हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है हमारे भारत के लिए, जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी आपके पास है, किसी के पास नहीं है। अब आप बताइए जो हमारा यहाँ हो रहा है गुजरात के अंदर में, वर्ल्ड की रिफाइनिंग इंक्लूडिंग वेनेजुएला का जो तेल है, रिफाइनिंग कैपेबिलिटी हमारे पास में है। और जो भी वेस्ट एशिया का है वो इंक्लूडिंग जो रशिया से आता है वो भी हमारे पास में। हमने इसके ऊपर में बहुत चीज़ें हुई हैं। यदि आप डीपली पढ़ें, केवल हम ऐसा नहीं क्रिटिसाइज़ करें, जो 10 सालों से जो काम हुआ है, चाहे वो एनर्जी के दूसरे क्षेत्र में है, चाहे उसमें परमाणु भी है। अभी दिसंबर में पुतिन साहब आए थे। इतनी ज़्यादा जो छोटी परमाणु जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं वो यदि हो जाएगा, ठीक है, चिंता का विषय है, मगर ये इंटरवीन करना, हम अभी भी हमारे जो शिप्स हैं, टैंकर्स आ रहे हैं, ये आपको बयान करके हैरानी होगी, 7 नेवल शिप इंडियन नेवी के हमारे किसी के नहीं हैं, इट इज़ वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये आप ये लेके चलिए, अमेरिका को केवल यहाँ से निकलना चाहिए, अदरवाइज जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात होती है इन हाई सीज, इट विल बी रिस्टोर्ड। ये हमारे जो बंडेब में भी 12% से तेल रुका हुआ है, हम उसको देख रहे हैं ना। 2023 से वहाँ पर ऑपरेशन गार्डियन, प्रोस्पेरिटी गार्डियन लगा था, 12 देश उसमें आए थे, वो भी अभी नहीं खुला है। भारत के 2 टैंकर्स आज का ही खबर है, शायद आपको मिला। क्या चाहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। हमें दूसरे की लड़ाई में नहीं घुसना। चाइना से सीखिए, चाइना का एक डॉक्ट्रिन है कि यदि 2 टाइगर लड़ रहे हैं और हम पहाड़ों पे चढ़ के उसको देखें, घायल होने दें, क्यों घुसे हम इसमें? ये पागलपना होगा। घुसे हम इसमें। We do not have, India is rising। और ये केवल के जो थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस आया, ये कोई परमानेंट नहीं है, दिस इज अ ट्रांजिएंट। ये लेके चलिए, ये भले ही लोग दिखाएं, इतना खौफ दिखा दें कि पूरा दुनिया खत्म, ऐसा नहीं है। ऐसा जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स हो रहे हैं, इंडिया इज डूइंग इट्स थिंग्स प्रॉपरली। बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कि भले एनर्जी सिक्योरिटी हमारे बहुत बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे मामले में हम लोग को दूरी बना के रखना चाहिए। पहाड़ पे चढ़ जाइए, 2 शहर आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, यही रणनीति सही है? मुझे लगता है भारत जिस तरह का देश है, दुनिया का न केवल जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, एक पुरानी सभ्यता है, ईरान के साथ हमारे एक तरह से सांस्कृतिक संबंध हैं, और आप देखें कि भारत शायद एक अकेला देश है जिसका तालमेल ईरान के साथ भी ठीक ठाक है, इजराइल के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती है, यूएई के साथ। तो ये एक तरह से अपेक्षा भी होती है कि भारत केवल चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। तो ये न केवल हमारी मजबूरी है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा होगी, एक अपेक्षा है भारत से कि भारत क्या कुछ योगदान दे सकता है। हालांकि भारत की रणनीति साफ है, भारत बहुत ज्यादा उछल कर या सार्वजनिक तौर पर जिसको हम ग्रैंड स्टैंडिंग कहते हैं वो नहीं करता है। भारत पर्दे के पीछे कोशिश करता है, जितनी सफलता मिले ठीक है, जितनी सफलता ना मिले वो भी ठीक है। इसी के चलते आप देखें भारत के विदेश मंत्री की कई बार बात हुई है ईरान के विदेश मंत्री के साथ, क्षेत्र के दूसरे विदेश मंत्रियों के साथ, भारत के प्रधानमंत्री की कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ लगातार बात हुई है। भारत के विदेश मंत्री यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इस विषय पर बात करते हैं। तो जितनी हमारी अपनी जो क्षमता है, जो हमारा अपना तरीका है, बहुत ही सटल और पर्दे के पीछे से जितना योगदान हो सके करने की, उस पे 2 पहलू होते हैं। भारत का हमेशा से ध्यान रहता है एक के जमीन पर लोगों को नुकसान पहुंचे। हाँ, ये चूंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो मैं चाहूंगा इस पे नरेश कौशिक साहब को छोटा सा व्यू लिया जाए, चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है। नरेश कौशिक साहब।
देखिए भारत तो अब का जो रवैया इस मामले में बड़ा साफ है कि वो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात करता है वो उसने इसमें भी परिचय दिया है। बल्कि मुझे लगता है कि इस पिछले हफ्ते में पाकिस्तान थोड़ा एक्सपोज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़े मध्यस्थ बनने की कोशिश की थी, भूमिका निभाने की कोशिश की थी। उनका जो मीडिया है उसने बहुत, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उसकी काफी चर्चा हुई, लेकिन ईरान ने उसको बिल्कुल इग्नोर किया। सिर्फ वो एक हरकारे के तौर पर उसकी भूमिका बनी रही, इससे आगे वो कहीं नहीं पाया, क्योंकि ईरान दरअसल पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान उसे लगता है कि वो तो सऊदी अरब के साथ तो उसने डिफेंस पैक्ट किया, वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति तो उन्हें कहते हैं कि मेरा वो फेवरेट फील्ड मार्शल है